हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पर डिस्कशन कर लिया है, कूलम्ब्स लॉ, और उसके पहले अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी कंप्लीट डिस्कशन कर लिए। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, दो चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात हुई थी कूलम्ब्स लॉ में। मैं आपको एक बार बताता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कशन कर लिया है, आप सब लोगों को पता है, काफी प्रॉपर्टीज वगैरह हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमने कूलम्ब्स लॉ पे बात करा है, कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? दो चार्जेस के बीच इंटरैक्शन को बताता है कि दो चार्जेस हैं, अगर ये प्लस चार्ज है या माइनस है या फिर प्लस है या माइनस है, इनके बीच इंटरैक्शन क्या, फोर्सेस कितनी लगती है। सबको पता है प्लस प्लस या माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, लाइक चार्जेस रिपेल करती हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। सवाल उठता है कि अट्रैक्शन कितने फोर्स से करता है दोनों। इसके लिए आपको बता दिया गया था ऑलरेडी कि अगर दोनों के बीच अगर एयर है तो ये वाला फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां Q1 पहले वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड है और Q2 दूसरे वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ठीक, मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच एयर है। अगर दोनों के बीच कोई मीडियम आ जाए तो एक नई चीज यहाँ पे एड अप हो जाती है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाता है और अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर अलग अलग है। ETC बहुत सारी बातें हमने इस पर किया हुआ है, ठीक है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है। अब बच्चों, हम लोगों को जो चर्चा करनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा हम समझेंगे डिटेल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी जरूरत कितनी ज़्यादा है। तो मैं आपको नटसल में ये बता दूं कि अब आगे की जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो सब के सब फील्ड पे बेस्ड सवाल होगा, फील्ड पे बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा। चाहे आप कैपेसिटर में एनर्जी की बात कर रहे हो, कैपेसिटर को पढ़ रहे हो, ठीक है, या उससे पहले पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, या फिर आप गॉस थ्योरम की बात करेंगे, फ्लक्स पढ़ेंगे, ये सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपली अगर बात करें फील्ड के बारे में, आपको बेहतर नॉलेज होना जरूरी है। तो मेरी हर एक बात को आप ध्यान से नोट करेंगे, मैं जो बोल रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। चलिए, तो हम लोग फील्ड पर पहले अपनी एक छोटी सी बहस कर लेते हैं कि फील्ड बेसिकली होता है क्या है। मैं जनरल फील्ड की बात कर रहा हूं, मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी दुनिया के फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं कि फील्ड क्या है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको और एकदम से लेमैन की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें, एकदम आसान भाषा में, सपोज कीजिए कि आपके पास एक ऐसा कोई बर्निंग ऑब्जेक्ट है, कोई जलने वाली चीज है, ठीक है, कोई जल रही है, कोयला है ना, एकदम लाल जल रहा है वो। आप सब लोगों को पता है कि आप इसके इसके यहाँ पे रहेंगे तो आपको इसकी गर्मी महसूस होगी, ऑब्वियसली। यहाँ भी रहेंगे तो ऑब्वियसली गर्मी महसूस होगी, यहाँ भी रहेगा तो ऑब्वियसली गर्मी महसूस होगी। कुछ दूरी तक इसकी गर्मी आपको महसूस होगी, ठीक, ये सब लोगों ने ऐसा नोटिस करा होगा। कुछ दूरी तक इसकी गर्मी महसूस होगी, कुछ दूरी के बाद इसकी गर्मी हमें महसूस नहीं होगी, ठीक। तो ये जितना जो स्पेस है, जितना जो रीजन है चारों बगल, पूरे 3D की बात अपन कर रहे हैं, पूरे स्पेस में जहां तक भी इसकी गर्मी महसूस हो रही है, हम उसे बोलेंगे कि ये बर्निंग, जो भी चीज जलने वाली जो चीज है उसकी एक फील्ड है, ठीक है। नाम जो हो वो हमें मैटर नहीं करता है, बस हम ये समझ रहे हैं वो फील्ड है। सिमिलरली मान लीजिए कि यहां पे कोई सेंट का डब्बा खुला हुआ है, यहां से सेंट निकल रही है, तो चारों बगल उसकी खुशबू पहुंचेगी। एक रीजन होगा जहां तक उसकी खुशबू पहुंच रही होगी, स्वाभाविक है कि एक दायरा होता है, कहीं भी तो उसकी खुशबू नहीं जाएगी, तो जहां तक होगी हम बोलेंगे कि वो उसका फील्ड है। एक मान लीजिए कि सड़ा हुआ चूहा है, कहीं किसी घर में होता है, किसी कहीं जगह सड़ा हुआ चूहा हो गया, अब उसकी बदबू ऐसा तो नहीं है कि सब जगह फैलती है, एक रीजन तक होता है जहां तक उसकी आपकी बदबू पहुंचेगी, तो हम बोलेंगे कि ये सड़ा हुआ चूहे का क्या है, फील्ड है। तो फील्ड बेसिकली मतलब इफेक्टिव एरिया, कोई भी चीज है तो उसका इफेक्ट जहां तक, जिस स्पेस तक हो रहा है, जिस रीजन तक हो रहा है, हम उसको फील्ड का नाम देते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फील्ड, जैसे मान लेते हैं कोई मैग्नेट है मेरे पास, मैग्नेट का कोई नॉर्थ पोल है, या कोई पूरा मैग्नेट ही ले लेते हैं। अब सब लोगों को पता है कि कोई भी मैग्नेट होती है तो मैग्नेट का भी अपना एक दायरा होता है जहां तक ये दूसरे चीजों को अपनी ओर खींचती है, दूसरी जो भी चीज को ये खींच सकती है,
वो एक दायरा होता है, ऐसा तो नहीं है कि एक मैग्नेट ले लिया हजारों किलोमीटर तक खींच रहा है, ऐसा नहीं होता है, वो मैग्नेट पर डिपेंड करता है। किसी का 1 मीटर 2 मीटर बहुत हो गया, यहां तक रीजन होता है जिसको अपनी ओर खींच रहा। तो हर मैग्नेट का भी अपना एक रीजन होता है जहां तक वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब ये स्पेशल नाम हो रहा है, ये भी फील्ड है। मैग्नेट के फील्ड को क्या नाम बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के फील्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। ओके। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई चार्ज है, चार्ज का आइडिया है, चार्ज कैसे हम लाते हैं किसी बॉडी पर, चार्जिंग कैसे करते हैं आपको पता है। मान लीजिए आपने सूखे बाल में कंघी को रब करके और आपने चार्ज क्रिएट कर दिया। ओके, तो चार्ज आपने क्रिएट तो नहीं करा, जो चार्ज वहां में मैनेज करे, किसी तरह चार्ज कर लिया उस बॉडी को, तो आपने चार्ज यहां पे कर लिया इस बॉडी को। अब यहां पे चार्ज कर लिया तो इसकी चार्ज का जो इफेक्ट होगा, ऐसा तो नहीं कि यहां से 1000 किलोमीटर दूर तक होगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका इफेक्ट कुछ दूरी तक होता है। तो जहां तक इसका प्रभाव होगा, जहां तक इसका प्रभाव होगा, ठीक है, वहां तक हम ये दूसरी चीजों को अपनी ओर खींचेगा। दूसरी जो भी चीज को चार्ज खींच सकता है, न्यूट्रल चीजों को, कोई निगेटिवली चार्ज कोई बॉडी को ये खींच सकता है, तो उसको ये खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको ये रिपल्शन देगा, यानी ये अपना प्रभाव शोकास्ट करेगा किसी न किसी रीजन तक। तो जितनी दूरी तक ये अपना प्रभाव शोकास्ट करेगा, चार्ज की अपन बात कर रहे हैं, तो हम इस चार्ज के फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आसान भाषा में बात करें तो दुनिया में कोई भी चीज अपनी प्रभाव जहां तक छोड़ती है, उस रीजन को, उस स्पेस को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। और स्पेशलाइज्ड नाम कैसे होता है? चार्ज का अगर कोई फील्ड है तो हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोलते हैं। मैग्नेट का होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अगर कोई मास का होगा, जैसे अर्थ का अपना एक फील्ड होगा जहां तक ये दूसरी ऑब्जेक्ट मास को अपनी ओर खींचती है, हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है 11th में। तो सबसे पहले हमें फील्ड पर आने से पहले फील्ड का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, और होपफुली मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि फील्ड है क्या। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? अब इस फील्ड को डिफाइन करेंगे। ऑलरेडी मैंने स्लाइड्स बना रखा है, थोड़ी बहुत मैंने टाइम बचाने के लिए, सेव करने के लिए क्या किया है, कुछ स्लाइड्स मैंने बना रखा है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइनिंग कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो ऑब्वियसली बात है कि एक ऐसा रीजन किसी चार्ज के चारों बगल जहां तक ये चार्ज अपना प्रभाव छोड़ता है, या जहां तक हम इसके इफेक्ट को महसूस करते हैं, यही हो सकता है। तो हम उस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए पहले उस डेफिनेशन को करते हैं, फिर आगे की बात मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखिए, वही सेम चीज मैंने लिख रखा है कि द रीजन अराउंड ए चार्ज अप टू विच इट्स इफेक्ट, या इट्स प्रेजेंस कह सकते हैं, या इट्स इफेक्ट भी कह सकते हैं, कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जहां तक इसकी प्रेजेंस, इसका इफेक्ट जो भी है, जहां तक हम महसूस कर सके, उस पूरे रीजन को, उस दायरे को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। बहुत ही सिंपल बात है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन है, किसका? चार्ज का। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का, ग्रेविटेशनल फील्ड मास का, फायर फील्ड किसी आग के टुकड़े का। ठीक, तो ऐसा कुछ होगा। अब मेन बात है जो, अब आगे की बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर इतनी तक बातें क्लियर है तो एक बार पॉज कर लिए और पॉज करके रिलैक्स होइए। अब मेरी बात, अगली बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगली बात से ही धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। वापस एग्जाम्पल फिर से चलते हैं। चलिए फिर से उस एग्जाम्पल को मैं एक करने की कोशिश करता हूं, वापस वो वाला एग्जाम्पल आपको। मैंने एक एग्जाम्पल दिया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मान लीजिए कोई फायर है, यहाँ पे कोई बर्निंग ऑब्जेक्ट है, कोई जलने वाली चीज है। ठीक है, कोई बर्निंग ऑब्जेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे बर्निंग ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी बर्निंग ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो गर्मी होगी यहाँ पहुंच रही होगी, यहाँ भी 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 हो रही होगी। आप सब लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ महसूस होगी? इस जगह पर सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। इस जगह थोड़ी सी कम होगी, इस जगह और कम होगी, इस जगह उससे भी कम होगी, इस जगह और भी कम होगी। यानी जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी गर्मी थोड़ी 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 कम होती चली जाएगी। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि इसकी जो फील्ड है हर जगह एक जैसी नहीं है। इसकी फील्ड हर जगह एक जैसी नहीं है। यानी ये कैसी फील्ड है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म है। ये एक जैसा हर जगह फील नहीं हो रहा है। तो हम इसको आगे चल के भी पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको नॉन यूनिफॉर्म इसकी फील्ड है।
किसकी? वो फायर की, कोई ऑब्जेक्ट की, फायर बर्निंग ऑब्जेक्ट की। तो हर जगह गर्मी एक समान नहीं है, स्वाभाविक है कि पास में रहेंगे तो गर्मी ज्यादा होगा। अब सवाल उठता है कि ये तो इस जगह पर इसकी गर्मी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, यानी कह सकते हैं कि इस जगह सर फील्ड तगड़ा वाला है, मजबूत है, ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। आप जो भी अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड यूज करो, सर इस जगह फील्ड हमें ज्यादा महसूस हो रही है, इस जगह फील्ड थोड़ी कम महसूस हो रही है, इस जगह फील्ड थोड़ी और कम। यानी जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे फील्ड की जो स्ट्रेंथ है हमें कम महसूस हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही होता है। कहीं कोई सेंट है और उसके डब्बे के पास अपना नाक लगा लो, सबसे ज्यादा वो सेंट फील होगा, और जैसे जैसे दूर जाओ उसकी सेंट की फील धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई चार्ज है, सपोज करिए हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई निगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो, अगर हम इसके पास होते हैं, नोटिस करिए, अगर हम इसके पास होंगे तो स्वाभाविक है ये चार्ज हम पर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। हम पर का मतलब ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को जल्दी से खींच लेगा, या कोई पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन जल्दी से दे देगा, और दूर रहेंगे तो धीरे धीरे रिपल्सन कम होगा, स्वाभाविक है, फोर्सेस धीरे धीरे कम होगा। तो ये चार्ज जो इंपैक्ट डालती है अपने पास वाले में इंपैक्ट ज्यादा डाल रही है, और जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं, इंपैक्ट क्या होते चला जा रहा है? कम होते चला जा रहा है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी चार्ज के पास होते हैं तो धीरे धीरे उस चार्ज का इंपैक्ट ज्यादा रहता है। जैसे जैसे हम दूर होते हैं, जैसे जैसे दूर होते चले जाते हैं, तो स्लोली स्लोली उसका इंपैक्ट कम होने लगता है, चार्ज की जो प्रेजेंस है हमें कम महसूस होती है। ठीक, अब अगली बात ध्यान से सुने। सवाल उठता है कि सर इसको हम फील्ड के टर्म्स में बोले तो क्या बोलेंगे कि सर यहाँ फील्ड कम ज्यादा है, मजबूत है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ कम। तो जब जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड बेसिकली एक स्पेस है, एक रीजन है, दैट्स इट। और फील्ड की वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब हम उसके स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं, मतलब वो फील्ड कितना महसूस हो रहा है नंबर्स में। नंबर्स में जैसे जैसे मान लीजिए कि आपको फीवर है तो आपको बुखार है, तो बुखार को आप ऐसे करते हो सर बहुत ज्यादा बुखार है, कम है, बहुत कम है। तो भाई बहुत ज्यादा से, ये एडजेक्टिव से कुछ पता नहीं चलता ना, आपको एग्जैक्ट चाहिए मेजरमेंट के लिए, तो आप क्या करते हो? थर्मोमीटर यूज करते हो, बोलते हो कि इसे 103 डिग्री एफ है, यानी 3 बुखार इसको बोलते हैं, यानी हमारा 3 बुखार है, या कोई बोलेगा 2 बुखार। जब हम नंबर्स देखते हैं तो हमें एक अलग फील आती है, हमें एक मेजर कर पाते हैं उस चीज को, उस प्रॉपर्टी को। बुखार एक प्रॉपर्टी है बॉडी में, उसको हम मेजर कर पाते हैं किसमें? टेम्परेचर। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई फील्ड है, ठीक, कोई आग का ही फील्ड है, तो यहाँ पे गर्मी हम उसको भी टेम्परेचर में मेजर कर सकते हैं। तो उसी तरह से कोई चार्ज होती है, तो अगर यहाँ फील्ड ज्यादा है, यहाँ कमजोर है, तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे? कैसे हम जानेंगे कि यहाँ फील्ड ज्यादा है तो हाउ मच? नंबर्स के टर्म्स में क्या होगा? 10 है, 15 है, 20 है, कैसे? तो इन सब चीजों के लिए हम और आप इसको तय नहीं करते हैं। ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये मैं तय नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 10 20, ये मैं तय नहीं कर रहा हूं। इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, वैसी कंडीशन जो बनी बनाई है, एक डिफाइनिंग कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। हमारे सीनियर साइंटिस्ट लोगों ने कभी ना कभी, किसी मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट ने एक तरीका बनाया होगा कि कैसे वहां पे मेजर करोगे कि फील्ड कितनी है। कोई ना कोई एक रूल, कोई ना कोई एक कंडीशन डेवलप करा होगा, तो बिल्कुल वो है। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं? मैंने बहुत सारा बातें कर लिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तक मैंने केवल इतना बताया कि दुनिया में कोई भी चीज का अपना एक रीजन होता है जहां तक वो अपना प्रभाव छोड़ता है, बात खत्म। और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। आग होगा तो आग की फील्ड बोली जाएगी, मास होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड बोली जाएगी, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोली जाएगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोली जाएगी, मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बोली जाएगी। ठीक, अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पास कोई आग का टुकड़ा है, अगर हम इसके पास रहें तो हमें गर्मी ज्यादा महसूस होती है, जैसे जैसे दूर जाए तो गर्मी कम महसूस होती है। यानी कि इस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है पास में ज्यादा है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे कम है। फील्ड की स्ट्रेंथ को फील्ड की वैल्यू भी बोल सकते हैं, चलेगा, कि यहाँ पे फील्ड की सर वैल्यू को ज्यादा फील हो रही है, यहाँ पे थोड़ी कम फील हो रही है, यहाँ पे और भी कम फील हो रही है। ओके, तो सवाल उठता है कि केवल ज्यादा कम से काम तो नहीं चलेगा, इसके लिए हमें एक मैथमेटिक्स तो लगाना पड़ेगा कि सर ज्यादा तो कितना, हाउ मच। कोई नंबर्स में तो कोई ना कोई तो डेटा होगा, बिल्कुल बिल्कुल है उसके पीछे कहानी, मैं आपको बताता हूं। तो अगर फिलहाल हम इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे हैं, बस अगर हमारे पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, इट्स ए मटेरियल, कुछ भी हो, अगर हम यहाँ पे हैं किसी भी जगह पर, हम फील्ड में ही है, बस हम फील्ड में ही है,
किसी भी जगह पर। तो यहाँ पे हम इस फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जो डेफिनेशन है वो मैं बताता हूँ आपको। डिफाइनिंग कंडीशन वो मैं नहीं तय कर रहा हूँ और ना कोई हमारे अगल बगल के कोई साइंटिस्ट तय कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बनी बनाई जो कन्वेंशन है शुरू के जो साइंटिस्ट लोगों ने यूज करा है, बनाया है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, किसी भी जगह पर आप +1 कूलम की चार्ज रखें। गौर करें, +1 कूलम की चार्ज। क्या 2 कूलम की चार्ज? नो। 3 कूलम की चार्ज? नहीं। क्या निगेटिव चार्ज? नहीं। यानी कंडीशन क्या है कि कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली बात ये होनी चाहिए यूनिट चार्ज। और कैसी होनी चाहिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। तो किसी भी जगह पर अगर आपको ये पता करना हो कि सर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे +1 कूलम की चार्ज रखनी पड़ेगी और ये जो चार्ज है यहाँ पे जो भी है पॉजिटिव है निगेटिव, जितना इस पर फोर्स अप्लाई कर देगा इस 1 कूलम पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, वही इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माना जाएगा या फील्ड की वैल्यू मानी जाएगी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फील्ड एक दायरा होता है और उस दायरे में हर जगह पर फील्ड की जो फील है, जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, वो अलग अलग होती है। पास में ज्यादा होती है, दूर में कम। तो ये कितना ज्यादा कितना कम निकालने के लिए कोई ना कोई तो नंबर होगा, बिल्कुल नंबर है। और वो नंबर हम बनाने के लिए, नंबर वो पता करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए होगा, कुछ डिफाइनिंग कंडीशंस है। क्या कंडीशन है कि आप जिस जगह पर अगर आपको फील्ड निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना होगा, +1 कूलम की चार्ज, और देखनी पड़ेगी कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है। क्या ये मैं तय कर रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। ये डेफिनेशन है, सबको यही करना है, पूरे वर्ल्ड के सारे बच्चे यही चीज पढ़ रहे होते हैं। तो +1 कूलम की चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, हम आज से आगे उसको उस जगह का फील्ड बोलेंगे। हम निकाल रहे होंगे फोर्स 1 कूलम पर और हम उसको क्या बोलने लगेंगे कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगे हुए फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस जगह का। ओके, तो चलिए स्लाइड्स पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। होपफुली मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए अगले स्लाइड्स पे चलते हैं, ये स्लाइड्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने लिख रखा है, ठीक है। हम लोग शॉर्ट में क्लास के लिए, ध्यान रहे बोर्ड्स एग्जाम में कभी भी ये शॉर्ट यूज मत करिएगा, ये हम लोग के क्लास के लिए है, ताकि हम लोग कम जगह में ज्यादा बातों को समझे, लिखे, टाइम कम लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, या आप समझने के लिए बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जो भी बोल लीजिए शॉर्ट में। ये क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगा हुआ फोर्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। गौर कीजिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 कूलम की चार्ज कहां पे? तो उस जगह पर जिस जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई ये चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी है, और यहां से हम कहीं पे भी हैं। इस पी पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफाइन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे +1 कूलम की चार्ज रख लीजिए और जितना इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये एक्सपीरियंस करेगा, वही इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब ये कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही। अगर ये प्लस है तो इस साइड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डेफिनेटली, और ये कूलम्ब्स लॉ से निकाला जा सकता है, K Q1 Q2/r² पॉसिबल है। तो इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब आगे की बात खूब ध्यान से सुनिएगा, आगे एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं। किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए +1 कूलम की चार्ज रखनी, ठीक, एकदम ठीक है, और जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज कीजिए कि कोई चार्ज है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और यहां है 10 कूलम की चार्ज, +10 कूलम की चार्ज, और ये फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो एक्सपीरियंस कर रहा है 60 न्यूटन का। कितना? 60 न्यूटन का। यहां पे +10 कूलम का चार्ज है और कितना एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स? 60 न्यूटन का। मैं पूछूं कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? 1 मिनट पॉज कीजिए और आप बताइए कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको मैं ऑप्शन देता हूं। क्या 60 न्यूटन मतलब पर कूलम? बताऊंगा न्यूटन पर कूलम, अभी थोड़ी देर में चर्चा होगी, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूं आपको।
मैं कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब अगर आपने पॉज करके 1 मिनट सोचा होगा तो पहली बात 60 न्यूटन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं होगा। आपने बोला कि सर अभी तो आपने देखा है कि जो फोर्स लगेगा उसी को बोलेंगे। भैया कितने पे फोर्स, क्या 1 कूलम पर मैंने बोला है कि कितने पर लग रहा है, 10 पे। तो आप करोगे ना कि सर 1 पर तो तुरंत निकाल लेंगे। 10 कूलम पर जब फोर्स 60 न्यूटन लग रहा है तो 1 न्यूटन पर फोर्स कितना लगेगा, 60/10 लगेगा, यानी कितना 6 न्यूटन पर कूलम के हिसाब से लगेगा, 6 न्यूटन पर कूलम के हिसाब। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, सी। यानी क्या देखा आपने, अगर इसको अच्छे से महसूस करें कि अगर हमारे पास कोई क्यू चार्ज प्लेस्ड है और वो एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और अगर ये 1 कूलम नहीं है तो हम इसको हमेशा ऐसे ही करेंगे ना कि भैया क्यू जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, एफ। तो एफ एक अगर रहता, 1 कूलम का रहता तो कितना एक्सपीरियंस करता, F/Q। यानी एक जनरल फॉर्मूला बन गया कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर किसी भी जगह पर अगर कोई क्यू चार्ज रखी रहे और वो एफ फोर्स एक्सपीरियंस करे तो एफ में अगर हम क्यू से डिवाइड कर दें तो क्या उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी, F/Q। तो आज से आगे हम लोग के दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि अगर हमें किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम उस जगह पर किसी क्यू चार्ज को अगर रखते हैं, अगर 1 कूलम को नहीं रखते हैं, पॉजिटिव 1 कूलम को, और F/Q कर लेते हैं तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से ना हमें एक फायदा मिला है। क्या फायदा मिला देखिए, अब यहां से बैठे बैठे हम इसका यूनिट कर सकते हैं, तुरंत ही यूनिट पता पड़ जाएगा और तुरंत ही डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन के लिए तो आपको वो एक फॉर्मूला चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स है, लेकिन दिमाग देखिए अभी बड़ा बड़ा कंफ्यूजन होगा। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, फोर्स है, फोर्स है, फोर्स बोल रहा हूं ना बार बार। लेकिन क्या फोर्स किसी भी चार्ज पर कि 1 कूलम पर, 1 कूलम पर, यानी पर कूलम के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट फोर्स का यूनिट नहीं है, फोर्स पर कूलम की बात हो रही है। तो ध्यान रखिए यहां से भी क्लियर है कि ये इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर न्यूटन नीचे कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम होगा, ठीक है। इसका एक और यूनिट है, मैं आपको करके बता देता हूं। अगर आप न्यूटन ऊपर है, ऊपर मीटर से गुणा करेंगे, और नीचे कूलम है, नीचे भी मीटर से गुणा करेंगे, तो न्यूटन इंटू मीटर जूल हो जाता है। गौर करेंगे न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल, और नीचे कूलम है और इंटू मीटर है। अब जूल पर कूलम है और नीचे मीटर को रहने दीजिए। जूल पर कूलम को आगे चल के मैं बताऊंगा, इसको हम वोल्ट बोलते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं। वर्क का क्या यूनिट होता है, जूल, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद होगा न्यूटन इंटू मीटर, ये जूल हो गया। इसको हम बोलते हैं वोल्ट पर मीटर, यानी कैपिटल V पर मीटर। ये भी एक यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इससे हम चाहे तो डायमेंशन भी कर सकते हैं। तो ये कोई फॉर्मूला अगर बन जाता है तो हमारे लिए बड़े काम का चीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो कर लीजिए, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है। फोर्स का आपने खूब सुना होगा MLT-2, और चार्ज का AT होता है, IT भी लिख सकते हैं आप। और इस तरह से हम लिख सकते हैं MLT-3 A⁻⁻1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक 1 कूलम पर प्लस यूनिट पॉजिटिव पर लगा हुआ फोर्स है, इसलिए एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी दिमाग में रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं पूरी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक रीजन है। किसके चारों बगल, चार्ज के चारों बगल का, जहां तक वो चार्ज की प्रेजेंस महसूस कर सके कि चार्ज वहां है, चार्ज अपना प्रभाव शो कर सके, ठीक। तो हम उस पूरे रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या महसूस किया कि जब हम चार्ज के पास होते हैं तो फील्ड हमें ज्यादा महसूस होता है, दूर जाते हैं तो फील्ड कम महसूस होता है, यानी फील्ड की एक वैल्यू है उस जगह। तो फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका है, उसके एक मैथमेटिकल तरीका होना चाहिए जैसे हम उसके वैल्यूज को मेजर कर सकें। तो इसके लिए एक डेफिनेशन है कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज पर जो कहीं भी आपको फील्ड का वैल्यू निकालना है तो उस जगह पर +1 कूलम का चार्ज रख लीजिए, फोर्स देख लीजिए, जो आएगा उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, या फील्ड की वैल्यू भी सिंपली बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल बात है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी जगह पर हम +1 कूलम का चार्ज ना रखे, Q कूलम की चार्ज रखे, तब क्या होगा। तो कोई बात नहीं है, Q कूलम
पर, पॉजिटिव क्यू कूलम पर फोर्स अगर F लग रहा है तो 1 पर कितना लगेगा, जो डेफिनेशन में तो 1 पर निकालना है ना, तो Q पर जब F लग रहा है तो 1 पर कितना लगेगा, F/Q। ये जनरल फॉर्मूला हो गया कि किसी भी Q चार्ज पर अगर F फोर्स लग रही है किसी जगह पर तो उस जगह पर फील्ड आराम से निकाली जा सकती है F/Q करके। ओके, अब जैसे ही कोई फॉर्मूला मिलता है तो यूनिट तुरंत हम कर लेते हैं और डायमेंशन तुरंत कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिकली ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा होता है, तो ये क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन किधर किधर होगी ये भी हम लोग चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन पे भी हम बात तो कर ही सकते हैं, बहुत ही आराम से बहस कर सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम ना सोर्स चार्ज बोल रहे हैं, इसको हम सोर्स चार्ज बोल सकते हैं। अगर प्लस है तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे मन में क्या सोचेंगे, +1 कूलम की चार्ज, यही सोचेंगे ना मन में, बिल्कुल। तो ये प्लस है और ये प्लस है तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड में, +1 कूलम रखना नहीं है, मन में सोचना है। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर, यानी आप ऐसा समझ लें पॉजिटिव से फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होती है, और अगर कोई सोर्स चार्ज निगेटिव हो जाए तो इस जगह पर अगर हम अगर नहीं मतलब 1 कूलम ही रखना है चेक करने के लिए, तो फोर्स इस साइड लगेगा, चार्ज की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस निगेटिव की ओर। बस ये डायरेक्शन बहुत महत्व रखता है, प्लस की वजह से उससे दूर और माइनस की वजह से उसकी ओर, बहुत जरूरी है ये, आगे चल के बहुत काम करेगा ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी क्लियर हो गया। अब अगली बात ध्यान से सुना, यहाँ पॉज ले लीजिए थोड़ा और फिर आगे की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ऑनलाइन में कोई चीज़ बताता हूँ तो फिर बीच में पॉज नहीं होता, जिसके वजह से दिमाग में चीज़ें जल्दी से स्टेबल तरीके से नहीं आ पाती। तो थोड़ा सा पॉज लीजिए और फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करिए। चलिए, होपफुली आपने पॉज ले लिया होगा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि क्या अगर कोई हमारे पास चार्ज है, मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, मतलब स्फेरिकल चार्ज है, छोटा स्फेरिकल चार्ज है, पॉइंट चार्ज में कंसीडर होता है, एक स्फेरिकल चार्ज पॉइंट चार्ज में कंसीडर किया जा सकता है। तो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो इससे अगर मान लीजिए कि हमें कोई डायरेक्ट ही पॉइंट चार्ज है 20 कूलम का दे दिया, और हमसे डायरेक्ट कोई पूछ रहा है कि सर ऐसा करिए कि यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे 3 मीटर की दूरी पर फील्ड की सीधे वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर फील्ड की वैल्यू अभी जो डेफिनेशन लगाया है वो कर लीजिए, क्या करना है, तो यहाँ पे कोई Q0 चार्ज रख लीजिए, रख लेते हैं, इस पर फोर्स देख लीजिए, देख लेते हैं, और फिर उसी चार्ज से जो फोर्स आया है उसी में किससे डिवाइड कर लीजिए, Q0 से डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्यों 20 कूलम की बात कर रहे हैं, हम लोग क्यों ना एक जनरल फॉर्मूला ही डेवलप कर ले कि अगर हमारे पास कोई Q चार्ज है और ये 3 मीटर छोड़िए R दूरी पर कोई है, और यहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बार बार क्यों हम Q0 डालने जाएंगे, हम डायरेक्टली क्यों ना एक कैपिटल Q के लिए ही फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। तो वही हमारा अभी मकसद है कि किसी भी पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल चार्ज, छोटा हो थोड़ा बड़ा भी हो चलेगा, तो उसके वजह से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें। प्रोसेस तो वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और यहाँ पे P एक पॉइंट है जो R दूरी पर, हमें P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये फोटो में दिख रहा है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई Q0 चार्ज को, Q चार्ज को रखेंगे, पॉजिटिव को रख रहे हैं, तो ये वाला अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो ये वाला इस पर क्या फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, किधर लगाएगा, तो दिख ही रहा है फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन Q0, फोर्स ऑन Q0 बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं आप, K 1/4πε0 Q1 Q2, यही फोर्स होता है ना कूलम्बियन से, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, सिंपल। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक जो डेफिनेशन है P पर निकाला जा सकता है। तो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, जो फोर्स लग रही है उस जगह और जो चार्ज हमने रखा है Q0 उससे डिवाइड कर लें, Q भी रख सकते हैं, तो K कैपिटल Q Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर और होली डिवाइडेड बाई Q0, Q0 नीचे रह जाएगा, कट भी जाएगा यही से, तो फाइनली क्या हो गया, KQ बाई R स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइनली क्या हो गया, KQ बाई R स्क्वायर। अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बार बार डाल के चेक नहीं करने की जरूरत है, सीधे मिल गया।
ठीक है। और के तो जानते ही हैं 1/4πε0 जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो आज से आगे आपको फील्ड की वैल्यू भी पता पड़ गई। डायरेक्शन तो पहले से पता है, अगर ये प्लस होगा तो इससे दूर होगा, ठीक है, और अगर माइनस होगा तो इसके तरफ होगा। तो कितनी फील्ड की वैल्यू हो जाएगी ये सब निकाल करके 1k⁴/r²। इसको एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है, बहुत ही आसान है। कोई भी एक एग्जाम्पल सेट कर लीजिए। सपोज कीजिए कि यहाँ एक मिनट, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई 10 नैनो कूलम, आपको पता ही है मैं नैनो कूलम बार बार यूज करता हूँ, और इसका ये 0,0 पर रखा गया है, ठीक है, और एक पॉइंट कोई दे दिया, एक पी पॉइंट दे दिया। सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है 4,3। इस जगह पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या वो करना है, क्या Q0 को डालें, फोर्स देके डिवाइड, नहीं, वो सब तो करके ऑलरेडी फॉर्मूला बना चुके हैं हम लोग। तो केवल हमें दूरी पता हो जाए, बात खत्म। दूरी निकालना बहुत ही आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला से दूरी निकाल लीजिए। √4 - 0 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, 3 - 0 का 3 स्क्वायर, ये 25 5 आ जाएगा। 5 मीटर की दूरी होगी यहाँ से यहाँ। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो निकाल लीजिए, k⁴/r²। बहुत ही सिंपल है, 9 × 10⁹ क्यू है आपका 10 नैनो, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, और दूरी है r विच इज 5 का स्क्वायर कर ले, 25 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे देख लीजिए, सॉरी नीचे 25 हो जाएगा। 5 से 2 कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 18/5 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या ही है, मतलब बहुत ही आसान है। डिस्टेंस कई बार डायरेक्टली दिया रहेगा तब कर लीजिए, ठीक। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। तो इस फॉर्मूला का मकसद समझ में आ गया है कि कोई एक सिंगल मेरे पास पॉइंट चार्ज हो, गोलाकार चार्ज हो, तो उससे r दूरी पर जाकर के, ध्यान रखिएगा पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा चार्ज। अगर ये बड़ा भी चार्ज हो जाए तो हम इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, बस करना कुछ नहीं है, सारे चार्जेस को इसको सेंटर पर कंसीडर करना है तो हो जाता है। इसलिए एक स्फेरिकल कोई भी चीज को हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करके सारे फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फील्ड की वैल्यू का बेसिक डेफिनेशन क्या है, और उस डेफिनेशन को यूटिलाइज करके किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहां तक बात एकदम क्लियर है बच्चों। फिर से मैं चाहूंगा कि आप एक बार पॉज लीजिए, ठीक है, और पॉज लेने के बाद फिर से वापस आइए, क्योंकि अब अगली बात थोड़ा सा इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने वाला हूं। क्या एक्स्ट्रा काम करने वाला हूं, पहले वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा ठहरिए, फिर आगे बढ़िए, ओके। तो चलिए, होपफुली आप लोग पॉज ले चुके होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात हेडिंग में मैंने लगा रखा है वेक्टर फॉर्म। अब क्या है इसका मतलब, ये आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, याद हो। कूलम्ब्स लॉ में किसी भी चार्ज पर जब हम फोर्स निकालते थे तो फोर्स की वैल्यू तो कॉमन है, सब बच्चे निकालते हैं, k Q1 Q2/r²। लेकिन उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, उसका वेक्टोरियल फॉर्म I J K के टर्म्स में हम उस फोर्स को निकाले थे, याद होगा आप लोगों को। एग्जैक्टली सेम वे में मान लीजिए कि हमसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि एक वेक्टर है, डायरेक्शन भी होता है उसका, वैल्यू तो हमें है 18/5 पता, और कोई ये पूछ देता कि सर इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो केवल बोलने से नहीं होगा ना कि सर इधर होगी। अब इधर से कोई थोड़ा ना पता चला रहा है कि इधर का मतलब क्या होता है, लिख के बताओ ना, इधर का मतलब क्या। कुछ I J K में कुछ होगा, केवल X में होगा तो कुछ I में ही आएगा, केवल Y में आएगा तो J में आएगा, X और Y दोनों के बीच होगा तो I और J में आएगा, X Y Z तीनों स्पेस में होगा तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तीनों I J K वाला आएगा। तो हमें प्रॉपर्ली बताओ वेक्टर फॉर्म में। तो ये बहुत जरूरी ये सवाल हो जाता है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इमेटेरियल, वो हमें अभी फिलहाल मैं उसको नहीं ले रहा हूं, बस जो भी है वो साइन डाल दीजिएगा। आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं निकालनी है, वेक्टोरियल फॉर्म निकालनी है। वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, दूरी पता है तो k⁴/r² करके। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान सुनना, इस जगह पर फील्ड मान लीजिए कि यहां से यहां जो पॉइंट है वो तो पोजीशन वेक्टर तो हम बना ही सकते हैं, डेटा तो गिवन ही होगा, बिना डेटा का तो सवाल होगा नहीं। अगर ये चार्ज है तो इसका लोकेशन देगा 0 0 0 कोऑर्डिनेट देगा, इसका भी लोकेशन देगा। तो डेफिनेटली हम एक पोजीशन वेक्टर डेफिनेटली निकाल पाएंगे।
तो अगर आप पोजीशन वेक्टर निकाल लिए तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी सोच लीजिए, कौन सा, कोई वेक्टर के आर कैप से काम कर लीजिए। तो अगर आपको P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में निकालनी है तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू तो सबको पता है, के क्यू बाई जो दूरी है उसका स्क्वायर कर लीजिए। अगर आर वेक्टर है तो आर वेक्टर की दूरी आर हो जाएगी तो आर का स्क्वायर, ठीक है, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड आर हो जाएगी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एकदम बेसिक फॉर्मूला वही कि कोई भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, उसकी वैल्यू लिख लीजिए और इसके डायरेक्शन में लगने वाले यूनिट वेक्टर को लिख लीजिए, लिख लिया, सिंपल। अब इसके बाद यूनिट वेक्टर से काम तो चलेगा नहीं, तो अब हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके हम क्या करें, इसको वेक्टर में बना लेते हैं, ठीक है, इसको वेक्टर में बना लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो अब हम क्या करें, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसको हम आर वेक्टर बटे आर वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा चेक करें, बहुत ही सिंपल है। क्या हो गया, ये हो गया के क्यू बाई आर वेक्टर की वैल्यू का क्यूब, और कीजिएगा, और ये आर वेक्टर। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब एक बात इस पे नोट करने वाला है, क्या नोट करने वाला है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आर के डायरेक्शन में ही होगा, पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव से दूर हो गया, मतलब आर का जो डायरेक्शन है चार्ज से यहां तक आर का जो उसी में होगा। लेकिन बाय द वे अगर ये निगेटिव हो गया तो आर वेक्टर तो आगे होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पीछे, यानी आर के अपोजिट। तो यानी क्यू पे ही पूरा डिपेंड करता है, प्लस तो सेम डायरेक्शन आर और ई सेम डायरेक्शन, और माइनस तो आर और ई अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। इस फॉर्मूला में ना पुट क्यू विथ साइन, पुट क्यू विथ साइन, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। अगर प्लस डाल दोगे तो इसी डायरेक्शन में, माइनस डाल दोगे तो ऑटोमेटिक उल्टा आ जाएगा, हमें टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। अब इस पर एक सवाल करूंगा तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए एक एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कोई ले लेते हैं, कोई चार्ज ले लेते हैं, जो आपको हो चार्ज ले लेते हैं, ले लेते हैं ये 10 नैनो कूलम, प्लस में ही लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कुछ ले लेते हैं 1,-3,2, ओके, कुछ भी डेटा, और एक पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, 0,1,4, कुछ भी ले लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, वेक्टर में, वेक्टर में वैल्यूज तो 1 मिनट में तुम लोग बता दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आर वेक्टर निकालोगे, यही तरीका ही है आर वेक्टर। तो चार्ज से लेकर के ये वेक्टर, तो ये वेक्टर निकालना बेहद आसान है, आप पोजीशन वेक्टर निकालना सब लोगों को पता है। इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 0-i-1 एक्चुअली, और 1 - ठीक है, एक्चुअली हम -1 कर लीजिए। तो ये -1 दिस -3, और ये हो जाएगा जे कैप, और 4 - 2 के कैप, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -i कैप, और +3 - 1 +2 जे कैप, और ये +2 के कैप। ये आपका आर वेक्टर आ गया। ओके, अब आर की वैल्यू भी चाहिए होती है आपको, ठीक है, आर का क्यू करने के लिए। तो इसका पीछे 1, इसका मैग्नीट्यूड है -1 है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है इसका, तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 3, 9 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फॉर्मूला जो है वो यूज कर लीजिए, क्या है, के क्यू बाई आर का क्यू, भूलिएगा नहीं, आर का क्यू होता है तब आर वेक्टर यूज करते हैं, और पुट क्यू विथ साइन, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डलाएगा, के डाल लीजिए 9 × 10⁻⁹, क्यू डाल लीजिए 10 नैनो, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, और आर डाल लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, दूरी 3 है, तो 3 का क्यूब कर लीजिए, एंड यहाँ पे आर वेक्टर डाल लीजिए। तो आर वेक्टर क्या है, -i +2j +2k। ओके, अब देख लीजिए, ये 27 आ जाएगा तो नीचे 3 से कट जाएगा, ये तो ऐसे ही कट जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा, पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा, तो 10/3 हो गया यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, ये 10/3 हो गया यहाँ, और ये हो गया -i कैप +2j कैप +2k कैप।
सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। बहुत ही सिंपल है। अगर यही चीज माइनस में रहता तो क्या हम करते, पीछे माइनस लगा लेते तो हमारा आंसर। तो होपफुली मेरी बातें आप लोगों को क्लियर होगी। तो यहां तक आप चीजों को रख सकते हैं। इसके बाद मैं और भी वीडियोज बना दूंगा इस पे, इसके आगे के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो शायद आपको ज्यादा परेशानी होगी। तो यहां तक चीजों को आप समझ लें। अब इसके बाद जो हमारा जो मकसद होगा काम करने का वो ये होगा कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी तो सिंगल चार्ज की वजह से कहीं निकाल रहे हो, अगर 2 चार्ज हो जाए, 3 चार्ज हो जाए, 4 चार्ज हो जाए तो फिर वहां पे कैसे निकलेगा। तो इसमें वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एक के वजह से निकाल लेंगे, दूसरे के वजह से निकाल लेंगे, तीसरे की वजह से निकाल लेंगे, जिधर जिधर डायरेक्शन होगा सबका वेक्टोरियल सम कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो हम सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और सबका वेक्टर सम कर लेंगे, तो उससे हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली मेरी बातें क्लियर है। तो आज के वीडियो सेशन को रखते हैं इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो सेशन में, तब तक गुड बाय।